नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स से लिए गए ऐसे आर्टिकल्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करने वाली खबरों को कवर करते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर कोई भी फाइनेंशियल इवेंट हो रहा है, कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है, इकोनॉमिक इवेंट है या पॉलिटिकल इवेंट है जो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, आपकी जॉब सिक्योरिटी या बिज़नेस इनकम को अफेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे वो डिस्कस होगा। शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से और ये है हमारे कार एक्सपोर्ट्स के बारे में। देखिए, कार एक्सपोर्ट्स इंडिया से बाहर बढ़ गए हैं। ऑल्दो डोमेस्टिक सेल्स में थोड़ा बहुत स्लो डाउन रहा है, फ्लैट रहा है, लेकिन कार सेल्स अगर आप देखोगे ओवरऑल तो एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो एट अ टाइम जहाँ पे डिमांड इंडियन डोमेस्टिक पैसेंजर कार मार्केट में फ्लैग कर रहा है, इतना कुछ खास नहीं है। लीडिंग ऑटो मार्केट्स अगर ऑटोमेकर्स को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे शार्प अपटिक देख रहे हैं कहाँ पे एक्सपोर्ट्स के सेगमेंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग अब इंक्रीजिंगली लीन कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। इंडिया से ग्लोबल मार्केट्स को कैटर करने का जो मार्केट शेयर है अब इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मार्केट लीडर मारुति सुजुकी को देख लो, ये चाहते हैं कि 50% जो शेयर है ना कंट्री के टोटल कार एक्सपोर्ट्स का, वो यहाँ पे मारुति एम कर रहा है कि मारुति का होना चाहिए। एंड इन्होंने शिप किए थे 3,32,585 यूनिट्स लास्ट ईयर और 20% का इंक्रीज़ है, टारगेट भी कर रहे हैं। तो 20% इंक्रीज़ इज़ अ रियली बिग इंक्रीज़, बहुत बड़ा इंक्रीज़ होता है। वैसे ह्युंडई मोटर की बात करूँ तो ह्युंडई मोटर ने तो कुछ दिन पहले ही हमने इनका कवर किया था आर्टिकल कि ये किस तरीके से फ़ोकस कर रहे हैं कि 7 से 8% का ग्रोथ जैसे इन्हें देखने को मिला है। यहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट किया है 386 यूनिट्स। तो यहाँ पे Hyundai ने तो पहले ही बोल दिया कि देखो डोमेस्टिक मार्केट में ना अभी कम ट्रैक्शन है, ग्रोथ इतनी तेज़ नहीं आ रही है। थोड़ा-सा पॉज़ यहाँ पे लेते हैं, एक्सपोर्ट पे फ़ोकस करते हैं। तो देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैटर कर सकते हो और डोमेस्टिक मार्केट को भी, तो बड़ा ही सेफ हो जाता है आपका ओवरऑल सेल्स प्रोजेक्शन। ऐसी कंपनीज़ को ना वैल्यूएशन भी बड़े अच्छे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि यार ये कंपनी अगर डोमेस्टिक मार्केट इंडिया की थोड़ी-सी खराब हुई, तो इंटरनेशनल में पैसे कमा लेगी। इंटरनेशनल खराब हुई तो डोमेस्टिक तो सपोर्ट करेगा ही। तो कभी भी कहीं न कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू ऐसी कंपनी जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है लेट्स से इंडियन मार्केट पे या खाली इंटरनेशनल मार्केट पे, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब इंटरनेशनल में भी यूएस है, अफ्रीका है, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है ना, उतना ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। कभी भी कंपनीज़ का इनकम अगर एक ही जगह से पूरा आ रहा है ना, तो वो हमेशा हम लोग हाई रिस्क उसे फ्लैग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस जगह पे टर्मिनल आ गया, थोड़ा-सा कोई वॉर हो गया, सिविल वॉर हो गया, पॉलिटिकल चेंज आ गया, तो आपके रेवेन्यूज़ वगैरह पूरी तरीके से मैस अप हो सकता है। शुरुआत करूँगा अगले आर्टिकल की। इंडियाज़ एनर्जी ट्रेड विथ यूएस फेसिंग प्राइस एंड ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस। इंडिया काफ़ी सारी मुश्किल फेस कर रहा है यहाँ पे। ये एनर्जी ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहता है यूएस के साथ। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो प्राइस का चैलेंज है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम रशिया एंड नेशंस ऑफ वेस्ट एशिया। रशिया इतने सस्ते दाम पे ऑयल अगर दे देगा, तो बड़ा मुश्किल है डाइवर्सिफ़ाई कर पाना, यूएस से ऑयल खरीद पाना क्योंकि यूएस का ऑयल बड़ी दूर से आ रहा है। अब मिडल ईस्ट पास में है या यूएस पास में है? मिडल ईस्ट पास में है या फिर आप देखो कि आप वेस्ट एशिया से यहीं से अगर खरीदते हो ऑयल, तो कितना ईज़ी होता है ट्रांसपोर्ट करके लाना, कितने जल्दी आ जाता है और वही नॉर्थ अमेरिका से अगर आपको लाना है, तो कितना ज़्यादा टाइम चाहिए। तो क्रूड ऑयल परचेज़ में काफ़ी सारे हर्डल्स हैं, इसलिए यूएस के साथ इंडिया के आज तक के अगर आप देखोगे तो एनर्जी एग्रीमेंट्स कुछ नहीं हुए हैं बहुत बड़े, क्योंकि ये चैलेंज कौन उठाएगा खर्चा ट्रांसपोर्ट का? अगर आप क्रूड ऑयल सस्ता भी दे दो, तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है यहाँ पे। तो एलएनजी इंपोर्ट्स क्रैश कर रहे हैं एंड एलपीजी परचेज़ेज़ जो हैं ये भी दे आर फॉलिंग हॉस्टेज टू टैरिफ एंड जियोपॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज़ एंड शिप ट्रैकिंग डेटा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएस एनर्जी के प्राइसेज़ को अगर आपको काफ़ी जैकअप करना पड़ेगा अगर इंडिया में अगर आप करना चाहते हो अपने आप को पोज़ीशन एंड यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि वी आर एक्सप्लोरिंग कि हम एनर्जी इंपोर्ट्स पे फ़ोकस कर रहे हैं। रशिया और वेस्ट एशिया से कट करके यूएस एनर्जी इंपोर्ट्स को इंक्रीज़ करें, बट कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे सेटलमेंट। अब इंडिया बोल रहा होगा यूएस को कि देखो, हम लोग अगर लेट्स से यही क्रूड ऑयल $80 पे खरीदते हैं हम लोग वेस्ट एशिया से, तो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 100 का पड़ता है ट्रांसपोर्ट के साथ, प्लस ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस जो भी है और ये यूएस सस्ता देता है, यूएस देता है लेट्स से ये 70 में अगर, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है, ये $50 ऐड हो जाता है लेट्स से ट्रांसपोर्ट का। तो ये हमें कितना पड़ता है 120। तो ये इंडिया या तो कहेगा कि ये आप उठाओ फिर, ये खर्चा आप करो। क्योंकि हम तो नहीं कर सकते ये खर्चा, इतना महँगा ऑयल हम खरीदेंगे नहीं, राइट? हम लोग पूरी तरीके से ऑयल पे डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके की इश्यूज़ आती है जब कंट्रीज़ एक-दूसरे के साथ मैं कहूँगा डिस्कशंस करती हैं, कि कॉन्फिडेंट हैं कमिंग डेज़ में कि इंडिया कंक्लूड कर पाएगा म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील्स विथ यूएस एंड अदर कंट्रीज़। एंड यहाँ पे टैरिफ रिडक्शन की बात तो चल ही रही है कि देखिए
ये गिव एंड टेक वाला मामला है। तो यूएस के साथ ऑफ कोर्स हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे ताकि हमें कुछ बढ़िया बेनिफिट्स भी मिलेंगे एंड यूएस इज़ पोइज्ड कि किसी एक कंट्री के साथ भी डील हो जाए जल्दी से ताकि वो भी इस सक्सेस को एडवर्टाइज़ कर पाएँ, इसका पीआर कर पाएँ, कैम्पेन कर पाएँ। ऐसा है। तो ये पॉलिटिकली भी ऑफ कोर्स वो यूज़ करना चाहेंगे। एक मेजर इश्यू है इंडिया के लिए ये है कि जो सब्सटैंशियल चंक है 5.8 मिलियन टन्स अ ईयर यूएस एलएनजी का कॉन्ट्रैक्टेड टू स्टेट रन गेल इंडिया, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल है, पीएसयू है, इज़ नॉट डिलिवर्ड टू इंडिया फॉर इट टू बी काउंटेड एज़ इम्पोर्ट्स। तो गेल ने कितना ब्रिंग इन किया है यहाँ पे 1.8 मिलियन टन्स ऑफ यूएस कार्गो एंड मोस्ट ऑफ जो गेल 85 कार्गोज़ हैं वो सिक्योर्ड थे अंडर 2 यूएस टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एनुअली आर स्वैप्ड और सोल्ड एल्सवेयर फॉर लैक ऑफ शिप्स। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यूएस से अगर आप ऑयल लेकर आ रहे हो इंडिया में, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोई नॉर्मल 1-2 इश्यूज़ नहीं है। तो इंडिया कभी भी एनर्जी इम्पोर्ट्स के बिल को बढ़ा कर के तो नहीं लेगा कंपैरेटिवली जब तक कि वो वेस्ट एशिया से सस्ता ना हो। तो इनका यही कहना है कि हमें इस वक़्त रशियन लाइटर ग्रेड्स में ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएस। ये पूरा आर्टिकल यही कवर कर रहा है। इट्स अबाउट कॉस्ट। ये पूरा किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे? कॉस्ट की बात कर रहा है। एंड रशियन लाइटर ग्रेड्स ऑयल काफ़ी बेटर हैं, रिफाइनर का ये कहना है, इनको ट्रांसपोर्ट करना ईज़ी होता है, स्पेशली आफ्टर ऑयल प्राइसेस फेल एंड इंडियन स्टेट रन रिफाइनर्स हैं, उन्होंने अपग्रेड कर लिया अपनी फैसिलिटीज़ को कि ये सस्ते या लोअर क्वालिटी का जो ऑयल होता है, उसे भी प्रोसेस कर पाएँ एंड जितना मोस्ट ऑफ द ऑयल जो शिप किया जाता है ऑफ फ्रॉम यूएस इज़ ऑफ एक्सपेंसिव लाइटर प्रीमियम वैराइटी। तो इंडियन रिफाइनर्स के पास इतने लार्ज वॉल्यूम से प्रीमियम लाइट स्वीट क्रूड ऑयल जो है, वो नहीं वो मेरे हिसाब से यूज़ कर पाएँगे जैसे यहाँ लिखा है कि वो दे डोंट वांट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रीमियम लाइट या स्वीट क्रूड ऑयल, ठीक है? एंड दे कैन नाउ मेक डू विथ मीडियम सावर ग्रेड्स। तो यूएस एक इंडिया का एनर्जी पार्टनर बन सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, जैसे रशिया इतनी ईज़िली बन गया या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ बन जाती हैं। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, इंडिया वेज़ मूव्स एज़ यूएस डबल्स मेटल सेफगार्ड्स। तो इंडिया कंसिडर कर रहा है यहाँ पे 3 ऑप्शंस। ये इंडिया इज़ कंसिडरिंग 3 ऑप्शंस आफ्टर यूएस डबल्ड स्टील, एल्यूमीनियम सेफगार्ड ड्यूटीज़ टू 50%। अब यूएस क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे अपनी लोकल स्टील इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है। मैं 50% का टैक्स लगा रहा हूँ, बाहर से जितने आने वाले स्टील प्रोडक्ट्स हैं उन पे। तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे? इंडिया के पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हम ये प्रेस कर सकते हैं कि यूएस मेजर जो है ये एक सेफगार्ड ड्यूटी और इम्पोर्ट कर सकते हैं रिटेलिएटरी टैरिफ। हम इन पे भी टैरिफ लगा सकते हैं 50% के। लेकिन यूएस ये डिसएग्री करता है, ठीक है? Since US disagrees, it may retaliate. And this can go on and on potentially जैसे इंडिया और यूएस और चाइना के बीच में देख रहा था कि 250% तक टैरिफ पहुँचा दिए 40-40 बढ़ाते हुए। तो इंडिया डिस्प्यूट फाइल कर सकता है कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बाकी कंट्रीज़ ने किया है और ये भी कर सकता है कि ये बायलैटरली बात करता रहे, डिस्कशंस करता रहे एंड अराइव एट सम अरेंजमेंट्स। तो दीज़ आर द फुल सेट ऑफ ऑप्शंस एंड वी आर हियर टू टेक अ फाइनल कॉल। तो 3 ऑप्शंस इन्होंने देखे हैं। तो इनका कहना है लेट अस वेट एंड वॉच। यूएस और इंडिया दोनों अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं तो इसे खराब करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। एंड इंडिया ने सबमिट किया था एक फॉर्मल नोटिफिकेशन टू डब्ल्यूटीओ इस ऑन अंडर द एग्रीमेंट ऑफ सेफगार्ड्स। तो इन्फॉर्मिंग मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडी की हमारा जो इंटेंशन है, हम ये चाहते हैं कि हम कंसेशंस को सस्पेंड करें अंडर एग्रीमेंट क्योंकि इन्होंने हमारे पे टैरिफ लगाए थे, तो हम भी ओपन रखना चाहते हैं इस डिसीजन को कि हम भी आगे जाके इस पे रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा पाएँ। तो इंडिया का जो पोज़ीशन था वो यूएस टैरिफ पे वो इम्पोज़ था अंडर सेक्शन 232 ऑफ यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 जिसमें ये बेसिकली इनका कहना है कि हम सेफगार्ड करना चाहते हैं हमारे यूएस इंटरेस्ट का। तो इंडिया का कहना है कि जो सेफगार्ड मेजर्स जो यूएस अब लगा रहा है उससे $750 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पे हमें फ़र्क पड़ जाएगा इंडिया के। एंड अकॉर्डिंगली इंडिया ने प्रपोज़ किया सस्पेंशन ऑफ कंसेशंस जिसकी वजह से क्या होगा फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटिंग इन यूएस इनका ये कहना है। तो इंडिया एक प्रैग्मैटिक रूट लेगा। इंडिया मुझे नहीं लगता कि यूएस से डायरेक्टली यहाँ पंगा लेगा कि नहीं आप हम भी यहाँ पे टैरिफ्स लगा रहे हैं, हम भी रिटेलिएट करेंगे। क्योंकि वी नो कि ये डोनाल्ड ट्रम्प जैसे इंसान के साथ तो इट इज़ गोइंग टू गो नोवेयर। ही इज़ लाइक अ किड यहाँ पे कि आप अगर 30% लगाओगे वो 30 लगाएँगे, फिर आप 30 लगाओगे, फिर वो 30 लगाएँगे और ये चलता रहेगा, कभी डिस्कशंस नहीं होने वाले। बात करूँगा अगले आर्टिकल की फिनटेक बॉडीज़ होप फॉर रिलीफ फ्रॉम आरबीआई। तो फिनटेक बॉडीज़ ने रेज़ किए हैं कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल डबल प्रोविजनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडियाज़ न्यू मैंडेट। अब ये है क्या? ये डिसअलाउ करता है जितने भी लोग उधार देते हैं लेंडर्स कि ये ऑफसेट करें डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटीज़ प्रोवाइडेड बाय लोन सर्विस
प्रोवाइडर्स अगेंस्ट प्रोविजन फॉर सेस लोन्स। तो ये जो बॉडीज़ हैं, ये कलेक्ट कर रही हैं डेटा अपने मेंबर्स से, ये प्रेज़ेंट करेगी इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑफ मैंडेट टू आरबीआई। तो लेंडर्स को डायरेक्ट किया गया है कि वो नेसेसरी प्रोविजंस बना लें और फिनटेक बॉडीज़ भी सफिशिएंट डेटा गैदर कर रही हैं इस पर। आरबीआई ने मैंडेट किया है कि फाइनेंस कंपनीज जो है वो फुल प्रोविजंस बनाएं ऑन लोन्स सोर्स्ड थ्रू एलएसपीज रिगार्डलेस ऑफ डीएलजीज प्रोवाइडेड टू दीज एंटिटीज। तो लाइकली इसका इम्पैक्ट होगा ओरिजिनेशन पे, वैसे जो लोन्स हैं। और आरबीआई ने कम्युनिकेट किया है लेंडर्स को कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे शुड नॉट ऑफसेट डीएलजी व्हेन इट कम्स टू प्रोविजनिंग, एंड इन टर्न सजेस्ट किया है कि जो डीएलजी मॉडल है इट हैज बीन वर्किंग नाउ एंड डबल प्रोविजनिंग होगी अगर कंसिडर नहीं किया जाएगा। डबल प्रोविजनिंग में बेसिकली क्या है, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा जब भी डबल प्रोविजनिंग होती है तो। एंड फिनटेक्स को ये यूजुअली शायद इतना पसंद ना आए। तो डीएलजी होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है लेंडर के बीच में और एक एलएसपी के बीच में, जहाँ पे लैटर क्या करता है, गारंटी करता है कि भाई कोई भी लॉस हो गया ना, जैसे 5 लाख का लोन दे रहे हो एंड 2 लाख तक का अगर लॉस हो गया आपको, तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ, 2 तो आएँगे वापस, इंश्योरेंस कर दिया मैंने इसका, ठीक है? तो ये होता है डीएलजी, समझ गए आप? डबल सॉरी ये डबल प्रोविज़निंग की यहाँ पे बात चल रही है, तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक एलएसपी हो जाता है और एक होता है कौन? डीएलजी। तो एलएसपी मैंने आपको बताया क्या हो गया, लोन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो ये गारंटी देंगे, और डीएलजी क्या होगा? डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटीज़, ठीक है? जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे हम डीएलजी बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा किसको? एलएसपीज़ देंगे, लीज़ सर्व लोन सर्विस प्रोवाइडर्स देंगे उन कंपनीज़ को जो लोन देती हैं, मतलब फिनटेक हो गया, बैंक हो गया और हमारे एनबीएफसीज़ हो गए। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस लेंडर को ये इंश्योर करना होगा कि जो टोटल अमाउंट है ना डीएलजी कवर का, मतलब मान लो 5 लाख के लोन पे 2 लाख का कवर है, ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड आउट ऑफ दैट लोन पोर्टफोलियो एट एनी गिवन टाइम। तो फास्ट 5% का यहाँ पे आरबीआई ने कैप लगाया है। तो डीएलजी शैल नॉट बेयर परफॉर्मेंस रिस्क ऑफ मोर देन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 5%। तो फिनटेक बॉडीज़ ने लास्ट मीटिंग में आरबीआई के साथ अप्रेज़ किया था रेगुलेटर को ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, और न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो डिजिटल लेंडर्स हैं स्पेशली एलएसपीज, उनको ऑप्शंस दिखाने होंगे टू अ बोरोवर एंड अलाउ करना होगा उन्हें कि वो इन्फॉर्म चॉइस करें व्हेन दे विजिट अ मार्केट प्लेस और एलएसपीज वेबसाइट। तो ये है फिनटेक बॉडीज के लिए एक नया मैंडेट। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, फैक्ट्री एक्टिविटी फॉल्स टू अ 3 मंथ लो इन मई ऑन इन्फ्लेशन एंड पाक कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये स्लिप हुआ है टू 3 मंथ लो इन मई, जहाँ पे इन्फ्लेशन एंड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट कर रहा है ग्रोथ को इन आउटपुट। जो न्यू ऑर्डर्स हैं इवन एज दे रिमेन वेल अबव द लॉन्ग रन एवरेज। तो एचएसबीसी का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है पीएमआई, कंपाइल किया गया एसएनपी ग्लोबल द्वारा, फेल टू 57.6 इन मई फ्रॉम 58.2 इन अप्रैल। और बताता क्या है ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे या इकोनॉमी में, या फिर मैं कहूँगा सर्विस, खाली मैन्युफैक्चरिंग की बात भी नहीं होती है, इसमें सर्विसेज़ का भी पीएमआई होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है? अगर ये 50 से ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो मतलब ये एक्सपैंड कर रहा है, 50 से नीचे जा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड 50 से जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और 57.6 से 58 हो गया, तो और तेज़ी से ग्रोथ आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़िया है, इंटरनेशनल डिमांड बढ़िया है, मार्केटिंग एफर्ट्स भी अच्छे हैं जिसकी वजह से हम लीड कर पा रहे हैं किसको? ग्रोथ को। एंड फेवरेबल डिमांड कहाँ से आ रहा है? एशिया से, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड यूएस। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, जॉब क्रिएशन भी, एक्टिविटी भी इसकी वजह से इंक्रीज हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑब्जर्व करती हैं राइज इन इनपुट कॉस्ट लास्ट मंथ, जहाँ पे एल्यूमिनियम, सीमेंट, आयरन, लेदर, रबर एंड सैंड, इसे साइड किया गया है एज मेन ड्राइवर्स ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट, फ्रेट, लेबर, यहाँ पे भी काफ़ी इंक्रीज देखने को हमें मिला है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड रहा है और सेलिंग प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो इनपुट कॉस्ट का इन्फ्लेशन यहाँ पे है, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, और सामान को अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका दाम धीरे-धीरे कहीं न कहीं अक्रॉस सप्लाई चेन हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात करूँगा अगले आर्टिकल की, है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में। गवर्नमेंट एक स्कीम बना रही है जहाँ पे प्रमोट करेगी, सेटअप करेगी स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स, जहाँ पे डेवलपर जो भी डेवलप कर रहा है ना उसे 30% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल जाएगा एज़ सेंट्रल असिस्टेंस। तो अगर अप्रूव हो गया तो इससे क्या होगा, हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको मेबी हम डबल कर पाएँगे 10 सालों में। एंड इंडिया ऑपरेट करता है लिटिल ओवर कितना, 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे कैपेसिटी है कितने की, 25 मेगावाट की और लेस। तो जो पॉलिसीज़ हैं इन प्रोजेक्ट्स की, ये कंसीव्ड हैं एंड एग्जीक्यूट की जाती हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो डायरेक्टली 30% अगर कॉस्ट को कॉम्पेंसेट कर दे, तो
काफ़ी सारा इंटरेस्ट हमें देखने को मिल सकता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स में। तो पोटेंशियल जो है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंट्री में एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो 21 गीगावाट का है एट वेरियस लोकेशंस। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1.3 गीगावाट का पोटेंशियल है एंड जहाँ पे सिर्फ 200 मेगावाट को ही हार्नेस किया गया है और इंडिया के पास ओवरऑल 133 गीगावाट ऑफ एक्सप्लॉइटेबल लार्ज हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे डैम्स बनाए जा सकते हैं और पावर प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। सो फार 48 गीगावाट अगर आप देखोगे लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी गई है और ऑपरेट की जा रही है, जो इंक्लूड करती है पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, व्हाइल जो 13 गीगावाट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टिपिकली सच प्रोजेक्ट विल कॉस्ट 10 टू 12 करोड़ पर मेगावाट। एक मेगावाट का खर्चा कितना आ गया? 10 से 12 करोड़। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का वो बढ़ रहा है, हर साल तेज़ी से बढ़ रहा है एंड यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होता है। ये तो पैसे वाली कंपनीज़ कर पाती हैं, जिनके पास कैश रिज़र्व है वही कर सकता है एंड पार्ट पेमेंट जो है वो आपको उस बिगिनिंग में करना होगा एंड सॉरी मिल सकता है। तो जैसे आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो पार्ट पेमेंट आपको बिगिनिंग में मिलेगा और फिर पार्शियल पेमेंट आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो इस स्कीम के साथ एंटायर इकोसिस्टम जो है वो और एनर्जाइज़ हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आएगा। अगर 30% कॉस्ट आपके बिज़नेस का अगर उठाती है गवर्नमेंट, तो मेरे हिसाब से हर बिज़नेस में अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी सारे लोग हमारे देश में एंटरप्रेन्योर बन जाएँ, राइट? बट वी हैव टू सी कि इसमें किस तरीके का इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंपनीज़ को आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।